आज हम लोग बायोलॉजी का एक चैप्टर कवर करेंगे। वह चैप्टर है लाइफ प्रोसेस। अब ये लाइफ प्रोसेस क्या है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ये चैप्टर लाइफ प्रोसेस। अब लाइफ क्या होता है? हम सभी का जीवन है, पेड़ पौधे का भी जीवन है, पशु पक्षी का भी जीवन है। तो इस जीवन को जीने के लिए हमें बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। अब मैं यहाँ पर ये प्रोसेस की बात नहीं करूंगा कि आपको लेबर करना पड़ता है, आपको मजदूरी करना पड़ता है, 2 रुपया कमाना पड़ता है, फिर उससे आप अपने लिए किराना का सामान खरीदते हो और खाते हो। हम यहाँ पर उस प्रोसेस की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर उन प्रोसेस की बात करें जो हमारे शरीर के अंदर में होता है। हमारे शरीर के अंदर में क्या होता है? बहुत सारे ऐसे प्रोसेस है, जैसे हो गया कि हम सभी अभी बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं। आप सबके सामने स्क्रीन है, आप स्क्रीन से देख रहे हो, तो उस देखने के क्रम में भी आपके शरीर में बहुत सारी क्रियाएं चल रही है। क्या क्रियाएं चल रही है? आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ रहे हो। इसके अलावा आपके हार्ट क्या हो रहा है? पंप कर रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन क्या हो रहा है? पूरे बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। इसके अलावा जो भी आपने खाना खाया है, उस खाना का भी डाइजेशन हो रहा है। मतलब अभी आप बैठे हो, पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके शरीर के अंदर में बहुत सारे प्रोसेस चल रही है। जो प्रोसेस क्या करता है? आपको फिट रखने में मदद करता है, आपको हेल्दी रखने में मदद करता है, आपको एनर्जी प्रदान करता है, जिसके द्वारा आप मान लो अभी कुछ बोलोगे, अभी कुछ लिखोगे, अभी कहीं दौड़ के चले जाओगे, ये सारे के सारे काम कर पाओगे। अगर सोचो कि अभी आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हो और आपके शरीर के अंदर में यह प्रोसेस नहीं हो, तो क्या होगा? एनर्जी बनेगा ही नहीं। हम कहेंगे कुछ लिखो, कहोगे सर हमारे शरीर में एनर्जी ही नहीं, हम नहीं लिख पाएंगे। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अगर मान लीजिए आपके शरीर का बॉडी भी कहे हम भी बैठेंगे, हम भी रिलैक्स करेंगे, तो अगर हमारे बॉडी के अंदर का जो ऑर्गन है अगर वो रिलैक्स करना शुरुआत कर दे, तो क्या होगा? हम फिट नहीं रह पाएंगे, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब हम अनहेल्दी हो गए, हम डिजीज हो गए। तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल गया होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हमारे शरीर में जो प्रोसेस होता है, जैसे न्यूट्रिशन एक प्रोसेस होता है कि हम खाना खाते हैं, यह एक प्रोसेस है। फिर वो खाना खाएंगे तो क्या होगा? उस खाना का डाइजेशन होगा, यह भी एक प्रोसेस है। फिर वो डाइजेशन होगा, उसके बाद क्या होगा? उस डाइजेशन के बाद जो हमें रॉ मटेरियल मिला, ग्लूकोज मिला, उस ग्लूकोज का क्या होगा? एनर्जी में कन्वर्ट होगा। तो ये बच्चों कैसे होगा? रिस्पिरेशन होगा, यह भी एक प्रोसेस है। जिस प्रोसेस से क्या होगा कि जो भी आपने खाना खाया था, वो खाना क्या होगा आपको? तो एनर्जी में टूटेगा, तो वह रिस्पिरेशन प्रोसेस हो गया। अब आपने खाना खाया, आपने डाइजेशन किया, रिस्पिरेशन किया, तो इस सब प्रोसेस के बाद क्या होगा? कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल भी जनरेट होगा। उस वेस्ट मटेरियल को क्या करना है? शरीर से बाहर निकालना है। ये जो बाहर निकालने की प्रक्रिया है, यह भी एक्सक्रेशन प्रोसेस है, जो हमारे शरीर से होकर बाहर निकल जाता है। जितने भी सारे वेस्ट मटेरियल है, चाहे वो सॉलिड वेस्ट के रूप में हो, चाहे लिक्विड वेस्ट के रूप में हो, चाहे गैसेस वेस्ट के रूप में हो, वो जिस तरह का वेस्ट होगा उस रूप में क्या होगा? हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा। वह एक एक्सक्रेशन प्रोसेस हो गया आपको। तो ये सारे के सारे प्रोसेस क्या होते हैं? हमारे जीवन भर चलते रहता है। मान लीजिए आज अभी कोई बच्चा जन्म लिया, तो उसके प्रोसेस शुरुआत हो गए। अब कहोगे जन्म लिया तब से ही बच्चे शुरुआत नहीं हो गए? जब माँ के गर्भ में था, जब फोइटिस बना, उस समय से ही प्रोसेस शुरुआत हो जाती है। क्योंकि तभी से क्या होता है? माँ के गर्भ से क्या करता है? वो न्यूट्रिएंट जो मैंने बताया था क्लास 9th में, प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के माध्यम से क्या करता है वो? तो माँ के गर्भ में खाना प्राप्त करते हैं। फिर माँ के उस प्लेसेंटा के माध्यम से ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। उस जो वेस्ट जनरेट करते हैं उस प्लेसेंटा के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो वहीं से क्या होता है? लाइफ प्रोसेस शुरुआत हो जाती है। और जब हम मर जाते हैं, जब हमारी डेथ हो जाती है, तो उस समय क्या होते हैं? यह प्रोसेस काम करना बंद कर देता है। हम मरते नहीं हैं, हमारे शरीर का जो प्रोसेस है, लाइफ प्रोसेस, यह बंद हो जाता है। आपका
मान लीजिए आपका नहीं, मान लीजिए किसी व्यक्ति का क्या हार्ट फेल्योर हो गया, किसी व्यक्ति का लंग्स फेल्योर हो गया, किसी व्यक्ति का किडनी फेल्योर हो गया। तो जैसे वो फेल्योर हो गया मतलब उसका प्रोसेस नहीं कर पाएगा, वो व्यक्ति क्या होगा, नहीं रहेगा, वो खत्म हो गया। तो मतलब ये जो प्रोसेस हमने बताया, ये प्रोसेस क्या है, हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। इन सारे प्रोसेस को हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब यहां पे हमने तो इसकी चर्चा कर ली है। अब इसमें कह रहा है कि ये जो जितने भी लाइफ प्रोसेस होगा वो कौन करेगा, जितने भी लिविंग थिंग्स है वो सारे के सारे लिविंग थिंग्स क्या करेगा, लाइफ प्रोसेस करेगा। जैसे आप एक बच्चे को देख रहे हो, चल रहा है, अपने पेरेंट के साथ ये चल रहे हैं, ये लाइफ प्रोसेस करेगा। क्योंकि इसको लिविंग हम कब कहते हैं, कि जब इसके शरीर में प्रोसेस हो रहा होता है, तो हम कहते हैं कि वो बच्चे क्या कर लाइफ प्रोसेस कर रहे हैं। तो जैसे मूविंग हो गया, ईटिंग हो गया, कोई व्यक्ति कुछ खा रहा है या ब्रीथिंग कर रहा है, सांस ले रहा है, ये सारे के सारे क्या है, हमारे लाइफ प्रोसेस का एक हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति इसमें से कोई काम नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसका लाइफ प्रोसेस ठीक नहीं है। पहले उसको अपना लाइफ प्रोसेस ठीक करना होगा। या व्यक्ति चल नहीं पा रहा है, खाना नहीं खा पा रहा है, सांस नहीं ले पा रहा है, कोरोना केस में देख रहे हो, ऑक्सीजन लेवल गिर जाता है, सांस नहीं ले पाता है, दम फूलने लगता है, लाइफ प्रोसेस का रुकने वाला है, कभी भी वो खत्म हो सकता है। तो कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति अगर जिंदा है, कोई व्यक्ति करे, प्लांट हो, एनिमल्स हो, कोई भी हो, अगर वो ये सारे काम कर पा रहा है, इसका मतलब उसका लाइफ प्रोसेस सही है, उसका बॉडी सही से फंक्शन कर रहा है। जैसे देख रहे हो कि चीता दौड़ रहा है, इसका मतलब वो क्या, वो लाइव है, उसका लाइफ प्रोसेस एक्टिव है, उसके पास एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है, उसका रिस्पिरेशन हो रहा है, कि जो भी खा रहा था उससे ग्लूकोज क्या हो, कन्वर्ट होकर एनर्जी मिल रहा है, उसको एनर्जी मिल रहा है, वो दौड़ पा रहा है। इसके अलावे अगर कोई जानवर सोया हुआ है तो क्या होगा, कि क्या उसका लाइफ प्रोसेस रुक गया है। जैसे अब देखो मैंने क्राइटेरिया बता दिया यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति लाइव हो, उसके पीछे कारण क्या है, या हम उसको पहचाने कैसे, हम क्यों मूविंग कर पा रहा है, वो खा पा रहा है, वो सांस ले पा रहा है, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति लाइव है। अब मान लीजिए कि जैसे ये टाइगर देख रहे हो सोया हुआ है, ये तो मूविंग नहीं कर रहा अभी, ये टाइगर अभी सोया हुआ है, तो इस कंडीशन में क्या ये मूविंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। क्या इस कंडीशन में खाना खा रहा है, तो नहीं खा पा रहा है, तो क्या हम कहेंगे ये मर गया है, नहीं, ये अभी भी क्या कर रहा है, ये सांस ले रहा है, इसका मतलब ये लाइव है। इसके अलावे जो इसका एब्डोमेन देखते हो, इसका एब्डोमेन भी क्या होगा आपको, कभी फैलेगा, कभी सिकुड़ेगा, कभी फैलेगा, कभी सिकुड़ेगा, जैसे उसके अंदर हवा जाता है तो फैलता सिकुड़ता है। अगर ये हम देख लेंगे तो क्या कहेंगे कि टाइगर अभी जिंदा है, मरा नहीं है। ठीक है, तो हम इस क्राइटेरिया के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर लाइव है या वो लाइव नहीं है। इसके अलावे जो प्लांट है, तो प्लांट में भी अब हम बात करेंगे कि प्लांट लाइव है कि लाइव नहीं है, वो कैसे पता करेंगे हम। तो कुछ जो प्लांट होते हैं, मेनली जितने हम अपने सराउंडिंग में प्लांट देखते हैं, तो उसमें हमको किसी भी तरह का मूवमेंट हमको दिखता नहीं है, ना ही उसको हम खाना खाते हुए देखते हैं, ना ही उसको रिस्पिरेशन करते हुए देखते हैं। तो क्या वो लाइव नहीं है, वे भी लाइव है, क्योंकि उसके जो कुछ बॉडी पार्ट्स है, वो बॉडी पार्ट्स मूवमेंट करते हैं। तो कहोगे सर आम का पेड़ है, उसका बॉडी पार्ट तो मूवमेंट नहीं करता है। हाँ, बात मानते हैं आपका, उसका बॉडी पार्ट मूवमेंट नहीं करता है, तो उसके लिए अलग क्राइटेरिया होगा। उसके लिए अलग क्राइटेरिया क्या, वो ग्रीन है। तो जो भी पेड़ पौधे ग्रीन है, उसका मतलब वो क्या, लाइव है। तो कहोगे सर क्रॉटन का प्लांट तो ग्रीन नहीं होता है, क्या वो लाइव नहीं है। हाँ, क्रॉटन का प्लांट भी लाइव है। तो ग्रीन क्यों नहीं उसके लिव्स, हाँ उसकी लिव्स ग्रीन कलर के नहीं है, क्योंकि उसमें जो ग्रीन कलर क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है।
क्लोरोफिल के कारण से ग्रीन कलर होते हैं। तो क्रोटन में क्या क्लोरोफिल नहीं होते हैं? हाँ, उसमें भी क्लोरोफिल होते हैं, लेकिन उसका कलर पिगमेंट अलग होता है। अलग कलर पिगमेंट होने के कारण से उसका रंग अलग होता है। तो मान लीजिए आप अब कोई पेड़ पौधे है, अगर देखेंगे वो आराम से उसके पत्ते तने हुए हैं, उसके फूल खिले हुए हैं, उसके डाली एकदम हरा भरा है, इसका मतलब वो लाइव है। अगर वो सिकुड़ गया, इसका मतलब क्या है कि उसके लाइफ प्रोसेस सही से काम नहीं कर रहे हैं, वो खत्म होते जा रहा है। तो उसके बारे में हो गया। लेकिन कुछ जो प्लांट्स होते हैं उसका मूवमेंट हमें दिखाई देता है। जैसे ये देखो सनफ्लावर है, तो ये सनफ्लावर देखोगे कि इसके जो फ्लावर है, जिधर सन का डायरेक्शन होगा उधर की तरफ क्या हो जाएगा, ये अपना फ्लावर को घुमा देगा। तो ये मूवमेंट होते रहता है। तो इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि यह लाइव है। दूसरा आप देखे होंगे एक प्लांट है जो मिमोसा ग्रुप का है, जिसका नाम आप लोग मुझे कोई बता सकते हो उस प्लांट का नाम क्या है? आप देखे होंगे ये टच मी नॉट प्लांट है। आप क्या महसूस कर रहे हो कि जैसे उसको इन्होंने अपने हाथ से टच किया, तो टच करने के बाद क्या देख रहे हो कि उसके लिप्स श्रिंक हो रहे हैं, सिकुड़ रहे हैं। यहाँ पे आप मूवमेंट देख सकते हो। यह एक मिमोसा ग्रुप का प्लांट है जिसका नाम है टच मी नॉट, इसको हिंदी में कहते हैं छुई मुई। तो यहाँ पे उसकी बॉडी को मूवमेंट करते हुए देख सकते हो। तो ये जो कुछ प्रोसेस हमारे बॉडी में हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, या कोई ईटिंग कर रहा है, रिस्पिरेशन कर रहा है, इसके थ्रू हम लोग पहचान सकते हैं कि वह व्यक्ति लाइव है। अगर वो लाइव है, इसका मतलब क्या है कि उसका लाइफ प्रोसेस सही से काम कर रहा है। ठीक है, तो ये अब बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसके बारे में कि अब ठीक है, हमने बात कर लिया कि जितने भी एनिमल्स है, प्लांट्स है या ह्यूमन बींग्स है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, आपको मूविंग करते हैं, ईटिंग करते हैं, रिस्पिरेशन करते हैं। इन कारणों से क्या होते हैं, उनका लाइफ चलते रहता है। अब ये होता कैसे है? अब देखिए कि जब कोई एक बच्चा जन्म लिया, तो जन्म लिया तो क्या होगा, उसके शरीर को ग्रो करना है, क्योंकि तो छोटा तो नहीं रहेगा वो। जैसे ग्रो करेगा तो उसके बॉडी को क्या चाहिए, कुछ ऐसे रॉ मटेरियल चाहिए बाहर से जो उसके बॉडी को ग्रो करने में मदद करे। कुछ ऐसे रॉ मटेरियल बाहर से चाहिए कि जब वो बीमार पड़े तो वह क्या करे, उसको ठीक कर दे। उसके शरीर जब कट फट जाए तो उसको ठीक कर दे। कुछ ऐसे रॉ मटेरियल बाहर से चाहिए जो उसको जब दौड़े तो उसको एनर्जी प्रदान करे, जब कोई काम करे तो उसको एनर्जी प्रदान करे। तो ये जो सारे के सारे रॉ मटेरियल है, वह हमें क्या करना होगा, बाहर से लेना होगा। वो बाहर से जो रॉ मटेरियल लेते हैं उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैंने जो अभी हमने बात किया कि लाइफ प्रोसेस, थोड़ा सा उसके डिफिनेशन के बारे में बात करें कि होता क्या है। तो इसमें कह रहा है बच्चों कि वेरियस फंक्शन कैरिड आउट बाय लिविंग बींग्स which are necessary to maintain the continued life are called life process। कि शरीर की वे सारे क्रियाएं कैरिड आउट बाय लिविंग बीइंग, जो लिविंग बीइंग करते हैं, शरीर के वे सारे फंक्शन जो लिविंग बीइंग करते हैं। क्या क्या फंक्शन करते हो आप? जैसे अभी आप मोबाइल के स्क्रीन पे देखने का काम कर रहे हो, मेरा आवाज आप सुनने का काम कर रहे हो, आपको कुछ क्वेश्चन पूछते तो आप जवाब देने का काम करते हो। तो ये जो सारे फंक्शन आप कर पा रहे हो, इसकी विच आर नेसेसरी टू मेंटेन एंड कंटिन्यू लाइफ, ये तो नॉर्मल फंक्शन हो गया। आपके बाहर में डिस्ट्रीब्यूटेड फंक्शन हो गया। शरीर के अंदर के फंक्शन की बात कर रहे हैं। अंदर में फंक्शन क्या हो गया आपको, आप खाना खाते हो तो उसका डाइजेशन होता है, आप रिस्पिरेशन करते हो तो खाए हुए भोजन का पाचन होता है, उसको मतलब एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो ये जो सारे के सारे अंदर में फंक्शन हो रहे हैं, जो क्या करते हैं, हमारे लाइफ को मेंटेन करता है और हमारे लाइफ को जिंदा रखने में मदद करता है। इन सारे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। तो लाइफ प्रोसेस मतलब क्या हो गया कि ऑल द फंक्शन कैरिड आउट बाय आवर बॉडी टू स्टे फिट, टू स्टे हेल्दी, टू स्टे अलाइव इज नोन एज लाइफ प्रोसेस। कि शरीर की वे सारे क्रियाएं जो हमें जिंदा रहने में मदद करता हो,
उन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, लाइफ प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें क्या क्या प्रोसेस है जो हमें जिंदा रहने में मदद करता है? तो फॉलोइंग आर द लाइफ प्रोसेस इन लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स में आपको ये सारे प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस का नाम हो गया न्यूट्रिशन। पहला प्रोसेस क्या हो गया, न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन क्या होता है कि वही जो मैंने बताया था कि हमें अपने लाइफ को जिंदा रखना है तो सबसे पहली जरूरी चीज है कि हमें खाना मिलता रहे। तो ये जो खाना खाएंगे हम, वह प्रोसेस किसके अंतर्गत आता है, न्यूट्रिशन के अंतर्गत आता है। दूसरा प्रोसेस हमारा हो गया रिस्पिरेशन। हम खाना खाएंगे तो वहां से ग्लूकोज मिलेगा या और भी सबस्टांस मिलेंगे। उस ग्लूकोज से हमें एनर्जी चाहिए ताकि हम काम कर सके। तो वह एनर्जी कैसे मिलेगा, जब हम श्वसन करेंगे, जब हम सांस लेंगे और हमारे शरीर में सेलुलर रिस्पिरेशन होगा, तब जाके एनर्जी मिलेगा। तो वह किसके अंतर्गत आता है, रिस्पिरेशन के अंतर्गत आता है। तीसरा हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांसेस। अब देखो कि हम लोग क्या है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हम लोग कोई ऐसे यूनिसेलुलर तो है नहीं कि हमारे बॉडी में बाहर से कोई चीज डिफ्यूज हो जाएगा या हमारा वेस्ट मटेरियल क्या हो जाएगा, डिफ्यूज होकर बाहर निकल जाएगा। हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। हमारे शरीर में एक अंग से दूसरे अंग तक चीजों को भेजना होगा। जैसे मान लीजिए हम माउथ से कोई चीज खाना खाते हैं तो हमारे एस्टोमक में गया, एस्टोमक में जाने के बाद क्या होगा, वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होगा, वहां पे जो विली प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब करके क्या होगा, हमारे शरीर के जो अलग अलग सेल्स है, हमारे शरीर के अलग अलग टिश्यूज है, उसके पास पहुंचाने काम करेगा। क्योंकि हमारे शरीर के सेल्स और टिश्यूज ही काम करते हैं ना। जैसे अपना हाथ आप हिला पाते हो, यह मसल सेल, मसल टिश्यूज आपको मदद करता है। तो मसल टिश्यूज को तो एनर्जी चाहिए ना, तो उसके पास तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जाएगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जाएगा, तब तो वहां एनर्जी बढ़ेगा ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने शरीर में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को डेवलप करना होगा। तो ये हो गया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांस, हो गया आपको। इसके अलावा एक्सक्रीशन, कि जैसे हम खाना खाएंगे हम, तो क्या होगा, हम वेस्ट जनरेट करेंगे क्योंकि हम सॉलिड वेस्ट लेते हैं। और जो सॉलिड वेस्ट होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट के अलावे क्या होते हैं, बहुत सारे डाइटरी फाइबर होते हैं। तो ये जो डाइटरी फाइबर होते हैं उसको शरीर से एक्सक्रीट करना है, बाहर निकालना है। ये प्रोसेस एक्सक्रीशन कराते हैं। नेक्स्ट प्रोसेस हो गया आपको मूवमेंट हो गया। मूवमेंट हो गया तो यहाँ पर मेनली हम क्या करेंगे, लाइफ प्रोसेस जो होते हैं किसी व्यक्ति का, वो 5 प्रोसेस होकर गुजरता है। इन 5 प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। और एक और भी होता है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, तो इसको हम लाइफ प्रोसेस का हिस्सा नहीं कर सकते। ये जो नेक्स्ट लास्ट देख रहे हो, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन इज नॉट अ पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस बट दे आर नेसेसरी टू मेंटेन द कंटिन्यूटी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। अब देखो, आप ये कोई व्यक्ति है, ये मान लीजिए कोई एक्स व्यक्ति है, ये कोई एक्स व्यक्ति है। अब इस एक्स व्यक्ति को अपने जीवन को जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीज चाहिए, इसको जिंदा रहने के लिए इसको खाना मिलना चाहिए, इसको सांस मिलना चाहिए, इसके शरीर में क्या हो, सारे चीजों का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से होना चाहिए। उसके अलावा क्या होगा, ये जो खाना खाया इसके वेस्ट मटेरियल जनरेट होगा, उसको शरीर से बाहर निकलना चाहिए और ये चल फिर सके। इसके जीवन को जिंदा रहने के लिए यही ना प्रोसेस काफी है कि बच्चे पैदा कर, यही इसके जिंदा रहने के लिए प्रोसेस है। तो ये जो बच्चे पैदा करते हैं, यह इसके लाइफ प्रोसेस के अंतर्गत नहीं आता है। यह आता कहां पर है, यह जो पृथ्वी पर मानव की आबादी बनी रहे उसके लिए जरूरत है। इसको जिंदा, ये बच्चा पैदा करेंगे तो जरूरी नहीं कि जिंदा रहेंगे, मर जाएंगे। बच्चे मान लीजिए बड़े होंगे, मान लीजिए इसको मार देगा। आजकल जमाना बहुत खराब हो गया है, बहुत सारे ऐसी घटनाएं सुनने को मिलता है कि किसी एक्स वाई कारण से क्या होता है, बच्चे अपने माता पिता को ही मार देते हैं। तो ये दिस रिप्रोडक्शन इज नॉट ए पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस बट दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स ऑन द अर्थ। इस पृथ्वी पर मानव की आबादी मेंटेन रहे, वह क्या कहते हैं, एक्सटेंट ना हो जाए, इंडेंजर्ड ना हो जाए, उसको मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए, तो ये रिप्रोडक्शन प्रोसेस है। तो इसको भी इसमें हम शामिल कर सकते हैं। मेनली हमारे पास ये जो 5 प्रोसेस जो देख रहे हो, ये 5 प्रोसेस क्या है आपको, तो हमें इस व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो
ये सारी बातें हो गई। तो इस व्यक्ति को मैंने चर्चा करा था, इस व्यक्ति को जिंदा रहने के लिए, लाइफ को प्रोसेस करने के लिए क्या क्या जरूरी होती है, तो ये 5 चीजें जरूरी होती है। बच्चे पैदा करने जरूरी नहीं होती है, बच्चे पैदा इसलिए करते हैं लोग ताकि क्या हो, उसका अस्तित्व जिंदा रहे, मतलब इंसान की आबादी इस पृथ्वी पर है। मान लीजिए कुत्ता अपने बच्चे को पैदा करते हैं, कुत्ता की आबादी मेंटेन रहेगा। भाई कुत्ता को जिंदा रहने से बच्चे पैदा करना कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि उसको जरूरी इन 5 चीजों से पूरी हो जाती है। बस अपने कुत्ता की आबादी मेंटेन करने के लिए बच्चे पैदा करते हैं। तो ये प्रोसेस हो गया आपको। तो यहाँ पे हम एक एक करके क्या करेंगे, इन सारे प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे। अब हमारा फर्स्ट प्रोसेस न्यूट्रिशन। अब ये न्यूट्रिशन क्या होता है, तो न्यूट्रिशन एक वास्ट प्रोसेस है। यहाँ पर न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि आप खाना खाते हो, खाना खाने के प्रोसेस को हम इंगेशन कहते हैं, न्यूट्रिशन ही कहते हैं। न्यूट्रिशन मतलब हो गया कि जो भी कुछ हमने खाना खाया, या हमने दाल भात सब्जी खाना खाया, या हमने फल फूल खाना खाया, तो इन सारे चीजों का हमारे शरीर में सही से एब्जॉर्प्शन होना, डाइजेस्ट, पहले तो डाइजेशन होगा, डाइजेशन होने के बाद एब्जॉर्प्शन होगा, और फिर हमारे शरीर में यूटिलाइजेशन होगा। तो ये जो पूरे के पूरे प्रोसेस हो गई, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो इसका डेफिनेशन देखो आप, कि द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड, कि वह प्रोसेस जिसके द्वारा कोई जीव क्या करता हो, भोजन ग्रहण करता हो, एंड यूटिलाइज देम टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी, और उससे क्या करता हो, अपने बॉडी के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता हो, कॉल्ड न्यूट्रिशन। मतलब क्या हो गया कि मान लीजिए एक छोटा सा बच्चा है, अभी मान लीजिए ये जन्म भी लिया है, 3 महीना का बच्चा है। अब इस बच्चे का बॉडी का रिक्वायरमेंट क्या है, इस बच्चे के बॉडी का रिक्वायरमेंट है ग्रो करना, कि भाई अब हम धीरे धीरे क्या हो, बड़े हो जाए हम। तो ग्रो करना मतलब इसके शरीर में क्या होना चाहिए, इसके शरीर को सेल बनाने चाहिए। सेल बनाना क्या हो गया, इसका रिक्वायरमेंट हो गया कि भाई हम खाना खाए जिससे क्या हमारे शरीर में सेल बने। तो ये बच्चे जो दूध पीते, मान लीजिए 3 महीने के बच्चे तो खाना तो खाएंगे नहीं, दूध पिएंगे। तो ये मान लीजिए 6 महीने साल भर तक दूध पीते रहेंगे, उससे क्या होगा, उसका शरीर थोड़ा थोड़ा ग्रो करेगा। बच्चा जो अभी गोदी में था वो लुढ़कना शुरुआत करेगा, वो चलना शुरुआत करेगा, धीरे धीरे साल भर का होगा, वो खड़ा होना शुरुआत करेगा, फिर चलना शुरुआत करेगा। तो इन सारी चीजों की रिक्वायरमेंट के लिए उसे क्या चाहिए, माँ का दूध चाहिए। तो माँ का दूध पीते हैं, और इससे क्या होता है, उसके शरीर का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, मतलब उसके शरीर में सेल बन रहे हैं, उसके शरीर का प्रोसेस चल रहा है। तो इन सारे प्रोसेस चलने के लिए जो भोजन खाते हैं, उस पूरी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो यह एक वास्ट प्रोसेस है, खाना खाना न्यूट्रिशन नहीं है, उसको आपके शरीर का जो रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर जो खाना खाते हैं आपके शरीर का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहा है तो वह न्यूट्रिशन है, नहीं तो ऐसे ही कुछ आप खाते जा रहे हो, वो न्यूट्रिशन नहीं, वो फूड हो गया आपका। तो ये चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन आपको आता है कि व्हाई डू वी नीड न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों होती है। तो जितने भी जीव है, आप ही कल्पना करो कि आप अगर न्यूट्रिशन नहीं लोगे तो क्या आप हेल्दी रहोगे, आप हेल्दी रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपके शरीर का रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट आपके शरीर का है कि आपको लगातार एनर्जी मिलता रहे, जिसके द्वारा आप काम करते रहो। दूसरा आपके शरीर का रिक्वायरमेंट अभी है, आप टीनेज में आते हो, तो टीनेज में क्या होती है, न्यूट्रिशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, क्योंकि इस पीरियड में आपके शरीर में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होते रहते हैं शरीर में, उसके लिए अधिक अच्छे न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। इसमें आपके बॉडी का ग्रोथ होते रहता है, और भी सारे चीजों का ग्रोथ होते रहता है। तो इन सारे ग्रोथ के लिए क्या चाहिए, हमें कुछ मटेरियल चाहिए होते हैं। तो वो मटेरियल हमें कहाँ से मिलते हैं, न्यूट्रिशन से मिलते हैं। तो पहला हो गया एनर्जी की रिक्वायरमेंट, दूसरा हो गया कि बॉडी की ग्रो करने के लिए हो गया आपको। इसके मान लीजिए कि आपके बॉडी कहीं कट फट गए, कोई घाव हो गया, कुछ भी हो गया, वियर टियर हो गया, तो उसको रिपेयर करना है। उसको रिपेयर करने के लिए मटेरियल चाहिए, जिससे वो रिपेयर हो सके, आप
जल्दी ठीक हो सको, कोई भी घाव हो जाए उसे जल्दी ठीक हो सको आप। तो उन सारी चीजों की पूर्ति के लिए हम क्या करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। तो मैंने भी बात वही लिखा दी है कि ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। जितने भी जीव हैं, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बींग्स हो या प्लांट्स हो, उन्हें एनर्जी चाहिए ताकि वो क्या कर सके, अपने शरीर के जो अलग अलग क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को पूरा कर सके। हाँ, यहाँ पर आप जानोगे कि जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स हैं उसको अधिक मात्रा में एनर्जी चाहिए और प्लांट्स को कम मात्रा में एनर्जी चाहिए। कोई बच्चे मुझे ये बता सकते हैं कि ऐसा क्यों, प्लांट को क्यों अधिक एनर्जी, सॉरी कम एनर्जी चाहिए और एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स को क्यों एनर्जी अधिक चाहिए? क्या आप में से कोई मुझे बता सकते हैं? चलिए, आपके बगल का आवाज आ रहा है लेकिन आपका आवाज नहीं आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, मैं ही आपको बताता हूँ। चलिए, चलिए मैं दोबारा बताता हूँ, आप अपना माइक बंद कर लीजिए। आपका ध्यान कहीं और चला गया था, मुझे समझ में आ गया। मैं यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा था और यहाँ पे मैंने लिखाया हुआ है कि ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटी। जितने भी ऑर्गेनिज्म है उन सभी को एनर्जी चाहिए क्योंकि वो अपने शरीर की जो अलग अलग क्रियाएं हैं उन क्रियाओं को कर सके। जैसे आप बोलने की क्रियाएं हो गई, लिखने की क्रियाएं हो गई, चलने की क्रियाएं हो गई, कोई भी क्रियाएं होती है शरीर की, उसको करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। तो मेरा क्वेश्चन था कि जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, या ह्यूमन बीइंग्स हैं, इनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है और प्लांट को एनर्जी की कम जरूरत होती है। ऐसा क्यों? या मैं गलत क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि दोनों को सेम एनर्जी की जरूरत होती है? क्या ऐसा बात है दोनों को सेम एनर्जी की जरूरत होती है, या एनिमल और प्लांट को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है, एनिमल और ह्यूमन को ज्यादा जरूरत होती है और प्लांट को कम होती है? ऐसा क्यों होता है? कोई बच्चे मुझे ये बता सकते हैं क्या? अब होता क्या है, अब देखो कि जितने भी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं इसमें मूवमेंट आपको ज्यादा देखने को मिलता है। एक इंसान का बच्चा या एक जानवर का बच्चा कभी बैठ नहीं सकता, वो हमेशा कूदता फांदता रहेगा। जबकि एक पेड़ पौधे का छोटा सा बच्चा होगा, वो वहीं पे पड़ा रहेगा, आपको कहीं नहीं जाएगा, वो वहां से उठ के कहीं जाएगा ही नहीं, ना उसके कोई बॉडी पार्ट्स उठ के जाएंगे, कुछ भी नहीं जाएगा। तो आपको ये जो मूवमेंट, एक जो प्रोसेस मैंने बता दिया, इस मूवमेंट के लिए आपको बहुत एनर्जी की जरूरत होती है। आप नॉर्मल सा समझो कि आपके घर में एक एलईडी बल्ब जलाना है और आपके घर में एक हीटर जलाना है, तो कौन ज्यादा एनर्जी लेगा, एक एलईडी बल्ब या हीटर? हीटर ज्यादा लेगा। तो आप नॉर्मल सी बात समझो कि ये एनिमल और ह्यूमन बीइंग क्या है कि हीटर का काम कर रहा है, इसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है क्योंकि इसके बॉडी में क्या होते हैं, ज्यादा मूवमेंट होते हैं। पेड़ पौधे में तो मूवमेंट आपको दिखता ही नहीं है आपको। तो इसके कारण से क्या होती है कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है, ये बहुत कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं और जितना भी फूड होते हैं उसको जमा करके रख देते हैं हम लोगों के लिए कि भाई ये जानवर, इंसान या हो या जानवर है, तुम ही लोग खाओ और खूब दौड़ो, मुझे दौड़ना नहीं है। तो इसी कारण से क्या होती है, एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग्स को एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है और प्लांट्स को कम जरूरत होती है। चलो आगे बढ़ते हैं अब इसमें, देखो क्या कह रहे हैं। तो पहला बात समझ में आ गया आपको कि एनर्जी की जरूरत हो गया। दूसरा हो गया, द एनर्जी इज सप्लाइड बाय द न्यूट्रिएंट। अब इस एनर्जी का सप्लाई कहाँ से होगा, तो जो न्यूट्रिएंट आप लोगे उस न्यूट्रिएंट से एनर्जी का सप्लाई होगा। अब इस न्यूट्रिएंट में आप जानते हो कि अलग अलग तरह के होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, वाइटामिन हो गया, मिनरल हो गया, फैट हो गया, ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट है। तो इसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स है, ये कार्बोहाइड्रेट क्या करता है आपको, तो एनर्जी का सप्लाई करता है। जो फैट्स है, फैट्स भी क्या करते हैं आपको, एनर्जी का सप्लाई करते हैं। तो इस न्यूट्रिएंट से एनर्जी का सप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा ऑर्गेनिज्म नीड वेरियस रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ, उसके अपने शरीर को ग्रोथ करना है, एंड रिपेयर, उसके शरीर टूट फूट गए उसकी मरम्मत करना है, तो उसके लिए भी क्या चाहिए, उसको रॉ मटेरियल की जरूरत होती है। दीज रॉ मटेरियल आर प्रोवाइडेड बाय न्यूट्रिएंट,
और ये कहाँ से मिलेगा उसको? जो न्यूट्रिएंट खाएगा उस न्यूट्रिएंट से उन्हें रॉ मटेरियल मिलेगा, जिससे वो अपना ग्रोथ कर सकता है, रिपेयर कर सकता है। तो इसीलिए क्या है बच्चों, न्यूट्रिशन आपको जरूरी होती है। नेक्स्ट है, अब न्यूट्रिशन होता क्या है? ये न्यूट्रिशन होता क्या है? तो सॉरी, न्यूट्रिशन तो हमने बात कर लिया होता क्या है, कि भोजन ग्रहण करना और उसका शरीर में यूटिलाइजेशन होना हो गया। अब ये जो मैंने बात किया था न्यूट्रिएंट के बारे में, ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? तो देखो क्या करा है कि मटेरियल व्हिच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म, कि वह मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल हम बाहर से खाते हो, वह क्या करता हो, हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता हो। क्या प्रदान करता हो? न्यूट्रिशन प्रदान करता हो। और न्यूट्रिशन क्या हो, कि जो भोजन का हम ग्रहण करें और हमारा शरीर उसका यूटिलाइज कर सके अपने रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, वह न्यूट्रिशन कहलाता है। मतलब हम ऐसे मटेरियल खाएं जो क्या करे, हमारे शरीर के रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, उस मटेरियल को क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन कहते हैं। बात समझ में आ रहा है कि वे मटेरियल, जो मटेरियल क्या करता हो, हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट की पूरा करता हो, रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो, वह मटेरियल क्या कहलाते हैं? न्यूट्रिशन कहलाता है। तो मैंने डिफिनेशन न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, डिफिनेशन में वही बात लिखा दिया कि मटेरियल व्हिच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म को जो न्यूट्रिशन प्रदान करता हो, वह न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। अब ये क्या होते हैं? तो कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, प्रोटीन्स हो गए, फैट्स हो गए, है ना, इसके अलावा और भी होते हैं वाइटमिन मिनरल। तो यहाँ पर जो मेन न्यूट्रिएंट है, जिससे हमारे शरीर की जो रिक्वायरमेंट पूरी होती है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है? इसका दो रिक्वायरमेंट, इससे हमारे शरीर को दो चीज मिलता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया और फैट हो गया, इसका दो काम है। इसका काम है एनर्जी का सप्लाई करना, और एक जो देख रहे हो प्रोटीन, इस प्रोटीन का काम क्या है? आप में से कोई बता सकते हैं? वाई डू वी नीड प्रोटीन? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, कि हम प्रोटीन की जरूरत इसलिए हमारे शरीर को होती है कि हमारे शरीर को ग्रोथ कर सके। तो ये जो तीन न्यूट्रिएंट हमने बताया, इस तीन न्यूट्रिएंट्स में जो दो का काम हो गया, कार्बोहाइड्रेट और फैट का होगा कि एनर्जी का सप्लाई करना, और प्रोटीन का काम हो गया कि हमारे बॉडी को ग्रोथ करती है। इसके ये सारे के सारे कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, जिसकी जरूरत हमारे शरीर को क्या होती है? अधिक मात्रा में होती है। जो न्यूट्रिएंट हमारे शरीर को अधिक मात्रा में चाहिए, वो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं। तो हमारे शरीर को अधिक मात्रा में क्या क्या चीज चाहिए? कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में चाहिए, प्रोटीन अधिक मात्रा में चाहिए, फैट अधिक मात्रा में। हाँ, फैट बहुत अधिक नहीं चाहिए, चाहिए हमें, बहुत अधिक नहीं चाहिए, फिर भी इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट में शामिल किया गया है। इसके अलावा हमारे शरीर को कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट भी चाहिए, जैसे हो गया मिनरल्स, वाइटमिन्स आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट्स। हमारे शरीर को कम मात्रा में चाहिए ताकि हमारे शरीर को स्वस्थ रख सके, तो इन्हें मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। आप में से कोई मुझे फिर बता सकते हैं कि मिनरल और वाइटमिन्स का काम क्या है? अब देखिए कि जब भी हम बीमार पड़ते हैं या हमारा शरीर जब कभी चोटिल हो जाता है, हमारे शरीर में जख्म हो जाते हैं, उसको ठीक करने में क्या होती है? इन दो की जरूरत होती है। अगर हमारे शरीर में इन दो की कमी हो जाए तो हमारा शरीर सही से काम नहीं हो पाएगा, कर पाएगा। जैसे देखो, किसी को एनीमिया हो गया है ना, मतलब उसके शरीर को क्या हो गया? खून की कमी हो गया। तो उस खून की कमी हो गया तो भाई खून की कमी कहाँ से मिलेगा? उसको क्या करना होगा? मिनरल लेना होगा। कौन सा मिनरल लेना होगा? आयरन मिनरल लेना होगा। अब कहोगे कि सर लोहा खाना शुरुआत कर देगा तो क्या खून बनेगा? वो उसको लोहा खाएगा तो खून नहीं मिलेगा। अब ऐसे साग सब्जी खाए जिसमें क्या आयरन पाया जाता हो, उसके शरीर का रिक्वायरमेंट क्या है? आयरन वाले साग सब्जी ज्यादा खाएं, जिससे क्या हो? उसके शरीर में खून बने, तो क्या होगा? उसका एनीमिया ठीक हो जाएगा आपको। तो ये हो गया। इसके अलावा मान लीजिए किसी को नाइट ब्लाइंडनेस हो गया, किसी को रात्रि में दिखाई नहीं देता है। अब यह एक बीमारी हो गया, उसको कि रात्रि में दिखाई नहीं देता है, नाइट ब्लाइंडनेस हो गया। तो उसको क्या करना होगा? तो विटामिन ए का सेवन करना होगा। तो या तो टेबलेट खाए विटामिन ए का,
या नहीं तो क्या करे, जिस साग सब्जी में विटामिन ए पाए जाते हैं उसका अगर वो सेवन करेगा तो क्या होगा, उसके शरीर में जो ये दोष हो गया है कि रात्रि में दिखाई नहीं देता, वो भी क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो ये जो बच्चों दो जो देख रहे हो मिनरल और विटामिन, ये मैक्रोन्यूट्रिएंट है, बट देयर रोल इन आवर बॉडी आर वाइटल्स। If they are lack in our body, then our body cannot work smoothly. अगर इसकी कमी हमारे शरीर में हो जाती है, हमारा शरीर सही से काम नहीं कर पाएगा। And they reflect a disease like anemia, night blindness, rickets, beriberi, and so on. तो ये सारे के जो बीमारी के नाम मैंने बताया, ये सारे क्यों होते हैं, क्योंकि आपके शरीर में क्या हो गए, इन मिनरल और विटामिन की कमी हो गई। तो हमारे शरीर का रिक्वायरमेंट ये भी है। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि हमारे लिए न्यूट्रिशन कितने हो गए, आपको न्यूट्रिएंट कितने हो गए, 5 न्यूट्रिएंट हो गए। वह 5 न्यूट्रिएंट कौन कौन है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल और विटामिन हो गए, जिसमें ये तीनों के तीनों क्या है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, और ये माइक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब होता है कम, जिसकी जरूरत हमारे शरीर को कम पड़ता लेकिन लगातार पड़ता, तो ये हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट हो गए। इसके अलावा हमारे शरीर को 2 और चीज चाहिए, वह चाहिए आपको वाटर और डाइटरी फाइबर चाहिए, या इसको सिंपल से हम फाइबर कह सकते हैं। अब हमारे शरीर को ये 2 और चीज चाहिए, इसको न्यूट्रिएंट के रूप में कंसीडर नहीं किया गया है। यह काम करता है, क्लीनिंग एजेंट का काम करता है। यह दो है, ये किसका काम करता है, क्लीनिंग एजेंट का। मतलब ये जो चीज आप खाओगे, मान लीजिए आपने कार्बोहाइड्रेट खाया था, कार्बोहाइड्रेट किस में पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है चावल और रोटी में पाया जाता है। मानो रोटी आपने खाया, अब जैसे आपने रोटी खाया, अब रोटी आपके पेट में जाकर के क्या हो, कहीं पे जाकर के आपके पेट की दीवार में सट जाए, पकड़ ले, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवार में जाकर सट जाए, वहां से निकले ही नहीं। तो ये जो वाटर और फाइबर है, इसका काम क्या है कि उसको पुश करके शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। अगर ये शरीर में जमा ही हो गया, बाहर नहीं निकलता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कंस्टिपेशन हो गया, कब्जियत हो गया। तो ये जो कब्जियत नहीं हो हमको, इसके लिए क्या करना होगा, हमारे भोजन में ये वाटर और फाइबर की उपलब्धता होनी चाहिए। अगर इन दोनों की उपलब्धता हम बना के रखते हैं अपने भोजन में, तो क्या होगा, आपको कंस्टिपेशन कभी नहीं होगा। ये जो फूड पार्टिकल्स आपके स्टमक में ही रह जाते हैं, आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, रेक्टम में ही फंसे रह जाते हैं, बाहर निकलते ही नहीं है, ऐसा सिचुएशन नहीं आने देगा। तो इसलिए इसको हम क्लीनिंग एजेंट कहते हैं। हमारे शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है, उसको यह साफ रखने का काम करता है। तो ये आपने समझा कि न्यूट्रिएंट क्या होता है, यहां तक आप सभी को क्लियर है। हम आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों न्यूट्रिशन मेनली आपको 2 प्रकार के होते हैं। एक न्यूट्रिशन होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब ये 2 न्यूट्रिशन क्या है, तो आपने जूनियर क्लास में ही पढ़ा। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब सेल्फ, जो अपना न्यूट्रिशन खुद से ले लेता हो। तो कहोगे सर हम भी अपना न्यूट्रिशन खुद से ले लेते हैं, भूख लगता है खाना खा लेते हैं, न्यूट्रिशन खुद से ले लेते हैं, तो क्या हम भी ऑटोट्रॉपिक हो गए? नहीं, आप क्या कर रहे हो कि किसी ने फूड प्रिपेयर्ड कर दिया है आपके लिए। मान लो आपने सेब खा लिया, कहोगे कि सर हमने तो खुद से सेब खा लिया, तो हम ऑटोट्रॉपिक हो गए। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो सेब आपने जो खाया, जो फूड खाया, किसी ने प्रिपेयर्ड किया था। वो किसने प्रिपेयर्ड किया था? तो इसको प्लांट ने प्रिपेयर्ड किया था अपने खाने के लिए, अपने शरीर के रिक्वायरमेंट के लिए। आपने सेब को प्रिपेयर नहीं किया था, यह प्रिपेयर्ड एक बना बनाया हुआ भोजन है, रेडीमेड फूड है। तो भाई जिसने यह रेडीमेड फूड बनाया, वह अपना भोजन तो स्वयं से लेता होगा। तो जितने प्लांट है उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, क्योंकि अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। वो जो नेचर में इनऑर्गेनिक मटेरियल है, उससे वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, तो उसे हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो अब ये मोड हो गया क्या, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल रॉ मटेरियल इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन।
कि न्यूट्रिशन का वह तरीका जिस तरीका में क्या हो, कोई जीव अपना भोजन स्वयं सिंपल रॉ मटेरियल से बना लेता हो। किससे बनाता हो? सिंपल रॉ मटेरियल, या इसको इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल भी कह सकते हो। अब ये सिंपल रॉ मटेरियल क्या हो गया? वह हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम लोग सांस के रूप में छोड़ते हैं बाहर। दूसरा हो गया वाटर। इन दो चीजों से जो अपना भोजन बना लेता हो, सिंपल रॉ मटेरियल जो हमारे नेचर में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, इस सिंपल रॉ मटेरियल से जो जीव अपना भोजन तैयार कर लेता हो, उसे हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। और इस मोड को क्या कहेंगे न्यूट्रिशन के? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहेंगे। तो इसके अंतर्गत बच्चों जितने भी ग्रीन प्लांट्स है, ब्लू ग्रीन एल्गे है, ये सब आ जाते हैं, क्योंकि यह क्या करता है? इस ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। मतलब इसके शरीर में ऐसे सबस्टांस पाए जाते हैं जो क्या करता है कि ये जो सिंपलर सबस्टांस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, इससे क्या करता है? वह अपने शरीर के रिक्वायरमेंट के लिए क्या करता है? जो सामान चाहिए वो बना लेते हैं। तो इस मोड को ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं, और जो जीव ये काम करते हैं उसको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो मैंने इसका डेफिनेशन में लिखा दिया है कि द ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिबिट ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। कि जो जीव क्या करता हो? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता हो, एग्जिबिट करता हो, प्रदर्शित करता हो, उस जीव को हम क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉप्स कहेंगे। जैसे क्या हो गया बताइए हमने? ग्रीन प्लांट्स हो गया आपको, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया आपको, ये सारे के सारे ऑटोट्रॉप्स होते हैं। दूसरा हमारा मोड है वह है आपको हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। अब जैसे हो गया हेट्रो, हेट्रो मतलब अदर। जैसे हम आप हो गए, हम आप क्या करते हैं? रेडीमेड फूड ले लेते हैं, बना बनाया हुआ भोजन ले लेते हैं। चावल ले लिए, गेहूं ले लिए, फल फूल ले लिए, और उसको खा करके अपना शरीर का रिक्वायरमेंट पूरा कर लेते हैं। हमने खुद से ये जो सिंपल रॉ मटेरियल है उससे बनाते नहीं है, तो हम क्या कहलाएंगे? हेट्रोट्रॉप्स कहलाएंगे। और हमारा जो न्यूट्रिशन का मोड होगा वह मोड क्या कहलाएगा? हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। तो इसका डिफिनेशन देखो कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। कि न्यूट्रिशन का वह मोड जिसमें कोई जीव क्या करता हो? दूसरे जीव से भोजन लेता हो, इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वह क्या कहलाता है? हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो देखो, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब हो गया कि इसमें सारे जानवर आ गए, यहां तक कि इंसान भी आ गए, क्योंकि उसके पास कोई ग्रीन पिगमेंट होता नहीं है। तो मैंने आगे लिखा दिया इसमें, ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गे फॉलो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मतलब इस दो को छोड़ के, किस दो को छोड़ के? तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूं, एक वो ग्रीन प्लांट हो गया, दूसरा हो गया ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया। इस दो को छोड़ करके बाकी जितने भी जीव है इस पृथ्वी पर, वो सब के सब क्या करता है? आपको हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पालन करता है। अब ये जो हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दे आर सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वर्ड इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। यह दो कौन कौन हो गया? एक हो गया सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन हो गया, और दूसरा हो गया होलोजोइक न्यूट्रिशन हो गया। तो आज की क्लास में हम इतना ही बात करेंगे। कल का मेरा क्लास होगा सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे होगा।